जातियों का दबदबा, चुनावी रण। भूमिहार ब्राह्मण, इस जाति की कहानी रोचक और गहरी है। हमने इस जाति पर बने अपने पहले के 2 एपिसोड में आपको इसकी जड़ें और इसकी परंपरा के बारे में भी बताया है। दरअसल किसी भी जाति का इतिहास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। हाँ, कुछ एक दस्तावेज भी हैं, लेकिन जहां जाति की कहानी, मानवता की कहानी जितनी पुरानी हो, वहां लिखित इतिहास का साक्ष्य मिलना मुश्किल ही नहीं, दुरूह काम है। जाति को लेकर कई प्रकार के मिथक भी हैं और कई मिथकों को झुठलाते साक्ष्य भी हैं। ब्राह्मण की अयाचक परंपरा से स्वयं को जोड़ने वाली इस जाति की कहानी पौराणिक स्तर पर भगवान परशुराम से शुरू होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारत में योद्धा ब्राह्मणों के होने की बात अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। यूं तो भारत में इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन लिखित इतिहास का प्रमाण भारत में सिकंदर के आवर्जन के बाद से मिलने लगता है। अधिकांश आलेख सिकंदर के साथ चल रहे लेखकों ने लिखा है। भूमिहार ब्राह्मण, इस जाति की जड़ें बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के काल से दिखने लगती है। कुछ एक इतिहासकारों का मत यह भी है कि चंद्रगुप्त के मेंटर चाणक्य भी अयाचक ब्राह्मण जाति से ही आते थे। कर्नल जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक गार्डियंस ऑफ द गेट में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साथ युद्ध करने वाले पोरस की सेना का इस्तेमाल मगध के शासक धनानंद की सत्ता को उखाड़ने में किया था। गौरतलब है कि पोरस के पास सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण सैनिकों की ही थी, लिहाजा मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इन सैनिकों की बड़ी भूमिका रही है। वो आगे लिखते हैं कि विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले सिकंदर को मौत तक पहुंचाने वाली तीर एक मोहयाल भूमिहार ब्राह्मण के धनुष से ही निकली थी। सिकंदर अपने साथ मोहयाल योद्धाओं को अपने साथ अपनी जन्मभूमि ले जाना चाहता था। पोरस के कमजोर होते ही भारत भूमि का पश्चिमी दरवाजा कमजोर हो गया। हुनों, कुशानों के साथ ही भारत की भूमि पर मलेच्छों का आवर्जन शुरू हो गया। 7वीं शताब्दी के शुरुआत से ही इस्लाम सिंध का दरवाजा पीट रहा था, लेकिन इस समय यहां पर दाहिर नामक एक अयाचक ब्राह्मण शासक भारत की पवित्र भूमि की पहरेदारी कर रहा था। इसकी सत्ता सिंध से कश्मीर तक फैली हुई थी। राजा दाहिर चच का उत्तराधिकारी था। दाहिर की तलवार के मार से भागे इस्लामी आक्रमणकारी अगले 200 साल तक भारत की ओर देखने का साहस नहीं जुटा सके। भूमिहार ब्राह्मणों के पौराणिक इतिहास और आधुनिक काल में इस जाति के राजनीतिक संघर्ष के बारे में हम आपको भूमिहार ब्राह्मण पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं। हालांकि आज भी समाज में इस बात पर बहस जोरों पर है कि भूमिहार हैं कौन, मतलब इनको ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाए या नहीं रखा जाए। विलियम क्रूक ने 1896 में एक किताब लिखी थी, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि भूमिहार शब्द संस्कृत के भूमिहार शब्द का अपभ्रंश है। इसमें भूमि शब्द पृथ्वी और हार शब्द अधिकार को दर्शाता है। यह एक प्रसिद्ध जमींदार और खेती करने वाले जाति है जो संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। भूमिहार लोग बाभन, जमींदार ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण और पश्चिमी ब्राह्मण भी कहलाते हैं। 1911 की जनगणना के 5वें भाग के प्रथम खंड में जातीय विवरण का उल्लेख है। इस खंड के 11वें प्रकरण में लिखा है कि गवर्नमेंट ने भूमिहार ब्राह्मण नाम को स्वीकार कर लिया है। जमींदार शब्द का संस्कृत में समानार्थक शब्द है भूमिहार। जमींदार कई जातियों में थे, तब जमीन धारण करने वाले अयाचक ब्राह्मणों ने सोचा कि उनकी अलग पहचान कैसे बनेगी। उन्होंने खुद को भूमिहार जमींदार ब्राह्मण लिखना और कहना आरंभ कर दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1914 में बनारस से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था भूमिहार ब्राह्मण पत्र। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराने वाले पुरोहिती के लिए भी प्रेरित किया ताकि ब्राह्मणों में एकता की भावना पैदा हो सके। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने शोध में पाया था कि हजारीबाग जिले के इटखोरी और चतरा में भूमिहार ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म भी करते हैं। गौरतलब है कि तिरहुत क्षेत्र पर शासन करने वाले कर्नाट शासकीय अभिलेख के अनुसार राजा हरि सिंह देव के शासनकाल के दौरान राजकाज संचालन करने वाले विद्वान शासक राजा चंडेश्वर ने ब्राह्मणों को कृषि कार्य करने की इजाजत दे दी थी। गौरतलब है कि राजा चंडेश्वर का कार्यकाल 1300 से 1370 ईस्वी के बीच का है। सतपथ ब्राह्मण, मनुस्मृति, कौशिक सूत्र जैसे वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के द्वारा कृषि कार्य करने की चर्चा है। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी जाने वाली ब्रह्मदेव भूमि अक्सर कृषि योग्य होती थी, जिससे वे कृषि से जुड़ते और उसे विकसित करते थे। पूर्णा ताम्रपट्ट विंध्याचल अभिलेख में अयाचक ब्राह्मणों की चर्चा है
जिन्होंने आजीविका के लिए कृषि कर्म को अपनाया और आवश्यकता अनुसार सैन्य सेवा भी देते थे। यह अभिलेख उत्तर गुप्त काल की मानी जाती है। खैर, आज हम चर्चा करेंगे आजादी के बाद के बिहार में इस जाति ने संख्या बल में कम होने के बावजूद कैसे सत्ता और समाज के केंद्र में खुद को स्थापित रखा। बिहार की राजनीति में इस जाति की सशक्त उपस्थिति साल 1937 से दिखने लगती है। अंग्रेजी हुकूमत के साये में बिहार के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, इस बात पर प्रदेश के कांग्रेसी मंथन कर रहे थे। गांधी जी के दूत बनकर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की चिट्ठी निकाली, जिसमें बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार का पीएम बनाने का कांग्रेसी नेताओं के नाम सुझाव था। लेकिन ऐन मौके पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के दो धूर विरोधी नेता इस बात के लिए सहमत हो गए कि प्रदेश की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली कुर्सी किसी भी कीमत पर जाति की सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। 1937 से आधुनिक राजनीति के साथ इस जाति के नेताओं ने जो कदम ताल करना शुरू किया, उस कदम ताल पर लगाम लगाने के लिए 1990 के दशक में प्रदेश के अनेक जातियां कमोबेश एक हो गई। लेकिन लाख टक्के का सवाल है कि संख्या बल में कम होने के बावजूद इस जाति में ऐसा क्या है कि आज ये बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी इस जाति के नाम पर ही होती है। आज हम अपनी इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आजादी से पहले बिहार में जमींदारों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, लेकिन 1921-22 तक संबलपुर सहित पूरे प्रांत में लगभग 1,13,435 जमींदारियां थी। इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो थी वो भूमिहार जमींदारों की थी। बिहार के आजादी के आंदोलन के दौरान भूमिहार जाति की दो धाराएं देखने को मिलती है। एक धारा जो कि अभिजात्य वर्ग का था, जिसके नेता सर गणेश दत्त थे। दूसरी धारा रैयत किसानों की थी, जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। और इन दोनों धाराओं के बीच से निकलने वाले नेता का नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बने। 1937 में बिहार का पीएम कौन होगा, इस पद के 3 दावेदार थे। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद महमूद। श्री कृष्ण सिंह के साथ थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सर गणेश दत्त। वहीं अनुग्रह नारायण सिंह को महात्मा गांधी का वरदहस्त था और सैयद महमूद के पीठ पर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाजी बिहार केसरी के हाथ लगी। अनुग्रह बाबू ने श्री बाबू की टीम के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया और सैयद महमूद राजनीति के नेपथ्य में चले गए। आजादी की पहली सुबह जब हुई तो जाति के नजरिए से बिहार में भूमिहार ब्राह्मण को सरकारी और सत्ताधारी जात के तौर पर पहचाना गया। जमींदारी के हनक के साथ पनपी इस जाति के नेताओं ने लोकतंत्र में पहला अध्याय जो लिखा, उस चैप्टर पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लिखा हुआ था। दूसरे चैप्टर पर दलित उत्थान की कहानी लिखी गई और तमाम पोंगा पंडितों के विरोध के बावजूद देवघर मंदिर में दलितों के प्रवेश को सुनिश्चित किया गया। तीसरे अध्याय पर बिहार के क्षेत्र में रहने वाले गरीबी भूमिहीनों के लिए आवासीय भूमि का आवंटन लिखा गया। अपने नेता बिहार के श्री कृष्ण सिंह के आह्वान पर बिहार के भूमिहार जमींदारों ने शिक्षा के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज बनवाने के लिए अधिक से अधिक जमीन देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। श्री कृष्ण सिंह का निधन जनवरी 1961 में हुआ था। उनके निधन के बाद बिहार की राजनीति ने अलग करवट ली। फरवरी 1961 में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ और इसमें भूमिहार विरोधी खेमा विनोदानंद झा के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट हो गया। विनोदानंद झा इस चुनाव में भूमिहार जाति के महेश प्रसाद सिन्हा को मात दे दी। प्रदेश की राजनीति पहली बार भूमिहार के हाथ में नहीं थी। राजनीति के लोग चाहे जो भी स्वर और व्यंजन लगाकर व्याख्या करे, सत्य तो यही था कि श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा के बाद भूमिहार और राजपूत का वैसा कोई दूसरा नेता हुआ ही नहीं। श्री बाबू की मृत्यु के बाद भूमिहारों की पकड़ सत्ता पर ढीली होने लगी। सत्ता अब अभिजात्य वर्ग के हाथों से निकलने के लिए बेचैन थी। जिस जाति ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक, गुलामी के अंधेरे से लेकर आजादी के सूर्योदय तक अपने रसूख का ढलान नहीं देखा था, उसे अब ढलान देखना था। लोकतंत्र की नींव में इस जाति के रसूख को दफन होना था। नेता श्री कृष्ण सिंह ने इस ढलान को अपनी सूझबूझ से थोड़ा सरल बना दिया था, लेकिन जाति की छाती पर नाचती राजनीति ने इस जाति के विरोध पर वोट की गोलबंदी की जो पटकथा लिखी, वो आगे की कहानी है। फिर भी श्री कृष्ण बाबू के बाद महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्णकांत सिंह जैसे नेता ने राजनीति और सत्ता पर पकड़ काफी हद तक बनाए रखा। कहा जाता है कि भोला पासवान शास्त्री मंत्रिमंडल की कमान कृष्णकांत सिंह ने ही संभाल रखी थी, लेकिन कब तक?
लोकतंत्र संख्या का खेल है और भूमिहार संख्या नहीं बल्कि बुद्धि कौशल के लिए जाने जाते हैं। यही बुद्धि कौशल इस जाति के लिए हथियार भी बनी और इसके खिलाफ भी हथियार बनी। फिर भी श्यामनंदन मिश्र, कम्युनिस्ट नेता इंद्रदीप सिन्हा, एलपी शाही, शिक्षाविद रामधारी सिंह दिनकर, राजू सिंह, रामाश्रय प्रसाद सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, कैलाशपति मिश्र, भोला सिंह, महेंद्र प्रसाद, रामजीवन सिंह, रघुनाथ पांडे, नगीना राय जैसे नेताओं ने जाति के सितारा को अपने दौर में चमकाए रखा। श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में कोई भी भूमिहार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। साल 1990 राजनीति के नजरिए से भूमिहारों के लिए टर्निंग पॉइंट है और बिहार की राजनीति में यहीं से भूमिहारों के लिए तिमिर का काल भी शुरू हुआ। लालू यादव का उदय भूमिहारों की राजनीति पर नीरद की तरह था, जिसका तोड़ भूमिहारों को नहीं सूझ रहा था। सत्ता सुरक्षित चाबुक भूमिहारों की पीठ और गर्दन दोनों पर वार कर रही थी। 12 फरवरी 1992 को गया जिले के टेकारी प्रखंड के 12 गांव में भूमिहार जाति के 40 लोगों को सिर्फ जाति के कारण हाथ पर बांधकर माओवादी संगठन एमसीसी के दरिंदों ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। शासकीय कार्यवाही लिपिकीय कार्य तक ही सीमित रही। यहां से शुरू होता है बिहार में भूमिहारों के लिए तमस का काल। हत्या प्रति हत्या, बदला बचाव ही भूमिहारों के लिए नियति बन गई। शासकीय उपेक्षा ने भूमिहार नौजवानों को कलम छोड़ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अमावस की रात चाहे जितनी गहरी हो, सूर्योदय को रोक नहीं सकती। राजनीतिक उपेक्षा का दंश झेलती इस जाति के युवाओं ने अपना संगठन बनाया। माओवादी ताकत को जवाब देने का जिम्मा इस संगठन के हिस्से आया। शक्ति बराबरी पर हो तो संतुलित रहती है, जैसे को टैसा का सिद्धांत ने हथियार की गर्जना को रोक दिया। दूसरी ओर लोकतांत्रिक खेल में भूमिहारों ने अब अपनी श्रेष्ठता की हनक को छोड़ पिछड़ों के साथ सामंजस्य कायम शुरू किया। लालू प्रसाद यादव की कुछ एक गलतियों ने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया। लालू के बाद अब सत्ता पर भूमिहार तो नहीं बैठे, लेकिन इनके लिए राजनीति की अमावस रात खत्म हो गई। सत्ता और रसूख से बेदखली का दौर खत्म हुआ। दूसरी ओर 1990 के बाद भूमिहारों ने जमीन छोड़कर व्यापार और उद्योग की ओर कदम बढ़ाया। लिहाजा आज की तारीख में इस जाति के लोग समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में वाजिब हिस्सेदारी के साथ सामाजिक समरसता कायम रखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। तो ये भूमिहार जाति के लेकर हमारे 3 एपिसोड का अंतिम पड़ाव है। हो सकता है कि इसमें कई बातें ऐसी हो जो अतिरेक भरी हो और इस बात की भी संभावना है कि कई फैक्ट्स एंड फिगर छूट गए हों। न्यूज़ फॉर नेशन अपने फैक्ट्स एंड फिगर के पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता है। अगर कहीं गलती रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहा कि हम किसी भी जाति के ऊपर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें उस जाति के सकारात्मक पक्ष को सामने रखें, ताकि समाज में सकारात्मक भावनाएं एक दूसरे के प्रति बनी रहे। हम अपनी कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।